नमस्कार। नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी पंचांग के अनुसार आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी है। दिन शनिवार विक्रम संवत 2077 है और ग्रेगर कैलेंडर के अनुसार अंग्रेजी तारीख 5 दिसंबर है, जो वर्ष का 339वां दिन होता है और साल में अभी 26 दिन बाकी हैं। 5 दिसंबर के इतिहास की अगर हम बात करें तो 5 दिसंबर का दिन भारत और बांग्लादेश दोनों के इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया है। 1971 में इसी दिन भारत ने बांग्लादेश को अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी। यह पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। जब भारत की मदद से बांग्लादेश की सेना ने ढाका को स्वतंत्र कराया, इसके लिए पाकिस्तानी सैनिकों को बेशर्त आत्मसमर्पण कराया गया और बांग्लादेश की आज़ादी में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अहम भूमिका रही। इतिहासकार बताते हैं कि जब भारत सैन्य कार्रवाई करना चाहता था लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का दबाव था, इंदिरा ने सोवियत संघ से कहा कि हम तो बांग्लादेश को अलग करने के लिए कार्रवाई करने जा रहे हैं, आप साथ दें तो ठीक है, नहीं देंगे तो भी ठीक है। तो इंदिरा गांधी आगे बढ़ी और बांग्लादेश अलग हो गया। इसी सिलसिले में इंदिरा गांधी की तारीफ करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें दुर्गा कहा था। और टेलीकॉम की दुनिया में आज का दिन भी बहुत ही ऐतिहासिक है। 5 दिसंबर 1958 को इंग्लैंड के ब्रिस्टल में सब्सक्राइबर ट्रंक डायल यानी एसटीडी की सर्विस की शुरुआत हुई थी। पहली बार ये सर्विस ब्रिस्टल के 18,000 लोगों के लिए शुरू हुई थी। इसी सर्विस की मदद से लंबी दूरी की कॉलिंग को मुमकिन बनाया गया। हालांकि इंग्लैंड में इससे पहले भी एसटीडी कॉलिंग होती थी, लेकिन वो सिर्फ वहाँ की महारानी के लिए था। भारत में एसटीडी की सर्विस 1960 में शुरू हुई और भारत में पहली बार लखनऊ और कानपुर के बीच एसटीडी के जरिए कॉलिंग हुई थी। मिट्टी की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और मिट्टी के संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए दुनिया भर में हर साल 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। साल 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस घोषित किया था और यूएन की खाद्य एजेंसी के मुताबिक हमारे भोजन का 95% हिस्सा मिट्टी से ही आता है। और रुख करते हैं आज के समाचारों की सकारात्मक सुर्खियों की ओर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। श्री नायडू ने इस अवसर पर दिवंगत नेता की याद में एक डाक टिकट जारी भी किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्वर्गीय गुजराल एक विद्वान, द्विभाषी और सज्जन राजनेता थे, जिन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कभी भी अपने सैद्धांतिक मूल्यों से समझौता नहीं किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। उन्होंने उद्योगों से रक्षा क्षेत्र में भागीदारी निभाने के लिए कहा। सीएसआर कॉन्क्लेव पे एक सशस्त्र बल फ्लैग के संस्करण के दूसरे संस्करण की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये विचार व्यक्त किए। श्री सिंह ने कहा कि सरकार देश के विकास में निजी क्षेत्र की भूमिका और महत्व को भली भांति स्वीकारती है। कृषि कानून के मुद्दे पर विचार विमर्श के लिए आज नई दिल्ली में सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच 5वें दौर की बातचीत होगी। दोनों पक्षों के बीच कल गुरुवार को चौथे दौर की बातचीत हुई थी, जिसमें किसानों के 40 संगठनों के प्रतिनिधियों और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश शामिल हुए। इस वार्ता में कृषि मंत्रालय तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जन वितरण प्रणाली मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। यह बातचीत पारदर्शी तरीके से सद्भावपूर्ण माहौल में हुई थी और आज के लिए हम सकारात्मक खबर अपेक्षा कर सकते हैं आज की इस मीटिंग में। और इस वर्ष के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति व्याख्यान को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि एनडीए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से भ्रष्टाचार में कमी आई है। उन्होंने कहा, प्रत्यक्ष लाभ अंतःकरण से लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खातों में सब्सिडी मिल रही है। साथ ही सरकार द्वारा लाई गई नई शिक्षा नीति से युवाओं में बेहतर ढंग से सोच विकसित करने को मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के आह्वान से मेक इन इंडिया को गति मिलेगी। बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों के एक दल ने एक ऐसा उपकरण विकसित किया है जो कुछ मिनट में ही वाष्पीकरण की दर माप सकता है और पौधों और मृदा के वाष्पीकरण को मापना किसानों के लिए आवश्यक है, जिससे उन्हें सिंचाई की ज़रूरतों के बारे में पता चल सके। इससे मौसम केंद्रों को स्थानीय वातावरण का आकलन करने में मदद मिलती है। जैव वैज्ञानिक इसका इस्तेमाल पौधों के विभिन्न हिस्सों का वाष्पीकरण मापने के लिए कर सकते हैं। नोएडा मेट्रो रेल निगम ने नोएडा सेक्टर 51 में
सेक्टर नोएडा सेक्टर 2 तक विस्तार के लिए शुक्रवार को दिल्ली मेट्रो रेल निगम के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। इसके तहत एनएमआरसी ने डीएमआरसी के परियोजना प्रबंध सलाहकार के रूप में चुना गया है। अनुबंध के तहत डीएमआरसी सलाहकार के रूप में नई परियोजनाओं को हर कदम पर, जिसमें सिग्नलिंग, टेलीकॉम, ट्रैक के अलावा नई लाइनों के सभी प्रकार के सिस्टम में सलाह और मदद करेगा। अच्छी खबर है, दिल्ली सरकार ने साल के आखिर में श्रमिकों को एक बड़ी खुशखबरी दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, माफ़ कीजिएगा, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को अकुशल, अर्धकुशल और अन्य श्रमिकों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का आदेश जारी किया है। दिल्ली सरकार ने अपने मजदूर परस्त नीतियों के तहत एक कदम उठाया। सिसोदिया के मुताबिक गरीब और मजदूर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए कोरोना महामारी के दौर में ये एक बड़ा कदम उठाया गया है। और युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए योगी सरकार ने कमर कस ली है। उत्तर प्रदेश सरकार 5 दिसंबर से क्षेत्र प्रदेश में मिशन रोजगार शुरू करने जा रही है। अभियान के तहत इसमें सरकार ने 50 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य तय किया है। रोजगार के लिए प्रदेश के इतिहास में यह पहला, इकलौता और सबसे बड़ा अभियान है। साथ ही उत्तर प्रदेश योगी सरकार उन 70,000 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति देने का नया कीर्तिमान भी आज बनाने जा रही है। और देश के सामने इकोनॉमी के मौजूदा हालात और भविष्य की उम्मीदों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि दुनिया भर के वित्त मंत्री अपने देश की इकोनॉमी को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं और देश के अर्थव्यवस्था की रिकवरी के लिए बहुत ही सकारात्मक है। उन्होंने कहा कि वे मुद्रास्फीति को लेकर चिंतित नहीं है। कीमतों में सीजनल उतार चढ़ाव होता रहता है। सरकार कीमतों में बदलाव पर नज़र रख रही है और सप्लाई में बाधा को दूर करने के लिए सजग है। खाद्य पदार्थों की चीज़ों की कीमत में जल्द गिरावट आने की उम्मीद की है उन्होंने। और नेपाल के संबंध, जो बढ़ते संबंध पर चीन की सफाई के बाद अब नेपाल ने भी भारत से संबंध सुधारने की पहल की है। इस क्रम में प्रधानमंत्री केपी ओली के खास माने जाने वाले विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्वाली भारत यात्रा पर आ सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 5 से 16 दिसंबर को दिल्ली में हो नेपाल भारत संयुक्त आयोग की 6वीं बैठक में ग्वाली भी शामिल हो सकते हैं। हमारी सकारात्मक सुर्खियां आपको कैसी लगती हैं, बताने के लिए आपको कमेंट कर अपना सुझाव देना होगा। और अपने आसपास के जो है, अगर आप सकारात्मकता बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।